नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन साकेत आपके सामने उपस्थित हूं अपने करंट अफेयर्स शो के साथ, जो कि हमारा 18 ऑफ जून का करंट अफेयर्स शो होगा। आपको पता है कि मैं इस शो के माध्यम से आप लोगों के लिए टॉप करंट अफेयर्स हेडलाइन को इंक्लूड करता हूं। ये टॉप करंट हेडलाइंस जो है हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ जो हम सोर्स यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट सोर्सेज हैं, और वो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं। मैं इस करेंट अफेयर सेशन में जो भी टॉप हेडलाइंस इंक्लूड करता हूँ, बेसिकली द हिंदू, न्यूज़ ऑन एयर, पीटीआई, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज को यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि ये जो आपका सेशन है, ये बेसिकली हमारा डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक्स, रेलवे एंड डिफरेंट पीसीएस के स्तर पे भी यहाँ पे आप कंटेंट को जो है वो देख सकते हैं। उसमें आपको बेसिकली एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिक पॉइंट को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट रहा है और आज भी है कि हमारे इस YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें इस इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो है वीडियो को जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें और हमें बेहतर अवेयरनेस को जो है वो स्प्रेड करने में हमारी मदद करें और इससे हम कुछ सीख सकें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा कोट क्या है। जब मैं कोट की बात करूं तो आज के कोट को हम देख लेते हैं। हमारा कोट जो है वो है डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप थके नहीं, और तब रुकना है जब आप अपने मुकाम को, आप अपने लक्ष्य को, आप अपने उस टारगेट को पूरा कर ले रहे हैं जिसके ऊपर जो है आपने अपनी जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। तो आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें, आप उसको हासिल ना कर लें, तब तक आपको अपना काम करते रहना है। और अवश्य ही अगर आप डेडिकेशन के साथ उस काम को करते हैं तो अंततः आपको वो जो आप चाहते हैं ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो इस ब्यूटीफुल कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने हेडलाइन की तरफ रुख करते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा पहला हेडलाइन कौन सा है। इंडिया टू कंस्ट्रक्ट ₹2.33 crore sanitation facility at Nepal's iconic पशुपतिनाथ टेम्पल। बेसिकली भारत नेपाल के प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर में 2.33 करोड़ की सहायता राशि से स्वच्छता सुविधा का जो है वो निर्माण कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन के पॉइंट की तरफ आए तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड इट्स फाइनेंशियल एड बाय नेपालीज रुपी 37.23 million of the construction of the sanitation facility for the pilgrims at the Pashupatinath temple in Kathmandu, Nepal. In this regard, a MOU has been inked between the Indian Embassy, Nepal's Ministry of Federal Affairs and General Administration and the Kathmandu Metropolitan City. बेसिकली भारत ने अपने फाइनेंशियल एड को 37.23 मिलियन नेपाली रुपीस से बढ़ा दिया और इसका यूज जो है पिलग्रिम्स के लिए सैनिटेशन वर्क के लिए किया जाएगा। इसके लिए इंडियन एम्बेसी, नेपाल्स मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल अफेयर्स और काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीच जो है MOU साइन किया गया है। दूसरे पॉइंट की बात कर ली जाए तो विथ दिस द टोटल आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट reaches rupees 2.33 crore, which will be constructed under the Nepal Bharat Maitri Development Partnership.
इसके साथ नेपाल के साथ जो है कुल व्यय 2.33 करोड़ तक पहुंच जाएगा और इसका निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के आधार पर किया जाएगा। हम बात कर लेते हैं नेपाल की। अगर मैं नेपाल की बात कर लूँ तो इसका जो कैपिटल है वो काठमांडू है। करेंसी नेपालीज रुपी। प्राइम मिनिस्टर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। आपको आई होप कि ये पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। आप इसके रिस्पेक्ट में कोई भी अगर डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके कमेंट के थ्रू आप अपने सजेशन, आप अपने सुझाव जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगले खबर की तरफ रुख करते हैं। अगला खबर हमारा कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स टू एस्टैब्लिश एंड अपग्रेड स्टेट फैसिलिटीज इनटू खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। राज्य में सुविधा और उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को जो है एस्टेब्लिश करेगा। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री प्रिपेयर टू एस्टेब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस under the Khelo India scheme and identified 8 state-owned sport facilities to upgrade as Khelo India State Centers of Excellence. Basically जो है द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है एक जो है हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टेब्लिश्ड करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, जो कि 8 स्टेट्स में इसको जो है अपग्रेड किया जाएगा। ये जो हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम है, बेसिकली ये प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आने वाला एक प्रोग्राम है। द 8 फैसिलिटीज इंक्लूड 4 फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड 4 फ्रॉम द अदर रीजन्स। बेसिकली ये 8 फैसिलिटीज जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रिपेयर होगा और स्टैब्लिश्ड होगा। बेसिकली 4 जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में और 4 उसके अलावा दूसरे रीजन्स में इसको जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। हम बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की। तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो किरण रिजिजू साहब हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स उषा शर्मा एंड सेक्रेटरी ऑफ यूथ अफेयर्स रवि मित्तल। ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट आपका क्लियर है। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर देखते हैं कि आज का हमारा नेक्स्ट हेडलाइन कौन सा है। India is 9th largest recipient of FDI in 2019 with $51 billion, US topped UN World Investment Report 2020. World Investment Report 2020 के अनुसार जो है हमारा इंडिया वो 9th लार्जेस्ट FDI रिसिपिएंट बन गया है 2019 का, जहाँ पे इसका जो FDI रिसिप्ट है वो $51 बिलियन का है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूएस जो है वो टॉप पे बना हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 बाय यूनाइटेड नेशंस ट्रेड बॉडी द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, India has become the 9th largest recipient of foreign direct investment in 2019 after receiving $51 billion last year, an increase of 20% from the $42 billion of FDI received in 2018. बेसिकली यूएन के ट्रेड बडी UNCTAD के वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग 2019 में 20% इंक्रीमेंट बढ़ोतरी और $51 बिलियन के साथ जो है ये 9वां FDI रिसिपिएंट बन गया है, जो कि हमारा $42 बिलियन के साथ जो हमारा टारगेट था वो 2018 में था। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट साउथ एशियन रिसिपिएंट ऑफ FDI इन 2019। 2019 में ये साउथ एशियन कंट्री जो है उस मामले में ये टॉप पर रहा है। द ग्लोबल FDI फ्लोज आर फोरकास्ट टू डिक्रीज by up to 40% in 2020 from the year 2019 value of $1.54 trillion. तो
आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें आपसे केवल एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूएन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो एफटीआई रेसिपिएंट के तौर पर भारत को कौन सा रैंक प्रोवाइड किया गया है। तो आंसर जो होगा वो 9th होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे कौन बरकरार है। तो आंसर जो होगा वो यूएसए होगा। हम बात करते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो ये जो है पब्लिश किया जाता है एनुअली 1991 से, जो कि फोकस करता है ट्रेंड्स एफडीआई वर्ल्ड वाइड and the regional and country level and emerging measures to improve its contribution to development। बेसिकली ये 1991 से पब्लिश किया जाता है, जो एफडीआई के वर्ल्ड वाइड और रीजनल कंट्री लेवल पे कैसे कंट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जाए इसके स्तर पर ये वर्क करता है। हम बात कर लेते हैं UNCTAD अंकटाड, जिसका फुल फॉर्म जो है वो बेसिकली आपको बताया जा चुका है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी बात कर लेते हैं तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, और सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो मुक्सिया कीतुई साहब हैं। तो ये आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कौन कौन से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने डिस्कस करा दिया। तो अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ। इससे पहले आप लोगों को हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो और इसके कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये और भी लोगों के साथ शेयर हो सके। अगले हेडलाइन की तरफ आते हैं। अगला हेडलाइन जो है वो है हमारा, इंडिया स्टैंड्स एट 43rd पोजीशन इन 32nd एडिशन ऑफ IMD's कम्पिटिटिव रैंकिंग 2020। सिंगापुर जो है वो जो है वो टॉप पे है। IMD अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसने जो है एक रैंकिंग जारी की है, कम्पिटिटिव रैंकिंग। इसमें जो कि हमारा जो है IMD के द्वारा जारी किया गया ये 32nd एडिशन रैंकिंग है, और इसमें इंडिया को जो है 43rd पोजीशन मिला है, और सिंगापुर जो है वो टॉप के पोजीशन पर बरकरार है। अकॉर्डिंग टू द 32nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 which ranked performance of 63 economies across the globe prepared by Switzerland based International Institute for Management and Development's World Competitiveness Center WCC, the Indian economy remained at 43rd position this year, while Singapore continues to occupy the first place in the list due to its strong economic performance comes from robust international trade and investment, employment and labor market measures। बेसिकली जो है वो हमारा सिंगापुर अपने मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, रोजगार और श्रम बाजार के कारण शीर्ष पर बना हुआ है। हमारा जो इंडिया है वो बेसिकली इसको 43rd पोजीशन पे प्लेस किया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो एडिशन है वो इस एडिशन और इस रैंकिंग का जो नाम है वो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 है, जो कि बेसिकली जो 63 इकोनॉमीज़ है जो हमारे वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर जो है इसको प्रिपेयर किया गया है। और प्रिपेयर जो किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो IMD है, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट के तौर पे काम करती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल फिलहाल में कम्पिटिटिव रैंकिंग इंडेक्स 2020 पब्लिश की गई है उसमें इंडिया की पोजीशन कितनी है। तो आपका आंसर जो होगा वो 43rd पोजीशन होगा। ये जो रैंकिंग स्टार्ट की गई है बेसिकली वो इस साल कौन से एडिशन के तौर पे इसको पब्लिश की गई है, 32nd एडिशन। इसको पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन IMD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका हेड क्वार्टर लोशियाने
कहाँ, लुइसियाना स्विट्जरलैंड। तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में टॉप पे कौन सा कंट्री रहा, तो आंसर जो होगा वो सिंगापुर होगा। तो ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ें, आगे चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन जो है वो है हमारा सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू सप्लाई निमोनिया वैक्सीन अंडर सप्लाई एग्रीमेंट विथ यूनिसेफ। बेसिकली जो SII है, जो लीडिंग मैन्युफैक्चर है जो कि इम्यूनो बायोलॉजिकल ड्रग्स और वैक्सीन को जो है मैन्युफैक्चर करता है, उसने जो है यूनिसेफ के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत वो सप्लाई करेगा न्यूमोनिया वैक्सीन को जो पुअर कंट्रीज हैं उनके साथ, जिनको उनकी नीड है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इम्यूनोबायोलॉजिकल ड्रग्स एंड वैक्सीन, साइंस ए न्यू सप्लाई एग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड and Vaccine Alliance Gavi procurement partner to supply pneumococcal conjugate vaccine to low income countries all over the world। बेसिकली जो सेरम इंस्टीट्यूट है हमारा और यूनिसेफ है, इस दोनों ने आपस में जो पार्टनरशिप की है उसके लिए गैवी प्रोक्यूरमेंट को जो है एक पार्टनर बनाया गया है, जो इस वैक्सीन को जो है वर्ल्ड वाइड जो हमारा लो इनकम कंट्रीज़ है उसको क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी न्यूमोनिया वैक्सीन को जो है वो जो हमारे लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको कौन सप्लाई करेगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है तो वहाँ पे गावीज प्रोक्यूरमेंट पार्ट जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको सप्लाई करेगा। बट इस सप्लाई को करने के लिए कौन कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो पार्टनरशिप हुई है। पहला जो है हमारा इंडियन एक जो है हमारा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, एंड दूसरा जो है यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इन दोनों के साथ हम बात कर लें SII की, तो इसके चेयरमैन जो हैं वो साइरस S पूनावाला है, CEO एडर्स C पूनावाला, लोकेशन पुणे महाराष्ट्र। अगर मैं गावी की बात करूं तो गावी इज एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा एंड स्विट्जरलैंड। तो ये पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। दूसरा कि आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि और इस वीडियो में कौन कौन से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि हम उसे और भी बेहतर बना सकें। चलिए अगले हेडलाइन की तरफ रुख करते हैं। अराउंड 45 मिलियन पीपल फॉल इनटू एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी सिंस February 2020 ड्यू टू कोविड-19। FAO रिपोर्ट, जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक रिपोर्ट के अनुसार अराउंड 45 मिलियन पीपल जो हैं वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं, जो हुआ है वो बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिलीज्ड बाय इटली बेस्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अराउंड 45 मिलियन पीपल will fall into acute food insecurity since February 2020 due to of the novel coronavirus COVID-19 pandemic, of which a majority of 33 million people reside in South and Southeast Asia and most of the remainder in sub-Sahara Africa। तो FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक रिपोर्ट है जिसका नाम जो है वो है पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इसके अनुसार जो है 45 मिलियन पीपल कोविड-19 के कारण फरवरी 2020 से तीव्र खाद्य असुरक्षा से घिरे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो 33 मिलियन पीपल हैं वो जो है
वो बेसिकली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो सब सहारा अफ्रीका से आते हैं। हम इसके की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एज पर द रिपोर्ट द पैंडेमिक लाइकली टू कॉस्ट $8.5 trillion in the next 2 years, and the report stressed to follow new models of food and nutrition distribution and requested to provide e-cash assistance and life-saving foods in the most fragile areas, along with maintaining liquidity and financial inclusion in rural areas. Basically इस महामारी के कारण अगले 2 साल में $8.5 ट्रिलियन कॉस्ट आने का जो है वो अनुमान है। साथ ही साथ मोर देन आपसे कह दें, द रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट जो है इस बात पे स्ट्रेस करता है कि जो फूड और न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है ई कैश के थ्रू उसको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, साथ ही साथ लाइफ सेविंग फूड को जो है वो प्रोवाइड किया जाए। जहाँ पे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है वहाँ पे जो है लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है रूरल एरियाज़ तक जो है वो पहुंचाया जाए। तो ये इसके की पॉइंट्स थे। हम बात कर लेते हैं स्टैटिक पॉइंट की, जो FAO के रिगार्डिंग है। FAO का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड क्वार्टर्स जो है वो आपका रोम इटली में है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो क्यो डोंगियो हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगले हेडलाइन की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अप्रूव्स सेकेंड लोन ऑफ $750 million अंडर COVID-19 CRF टू इंडिया। बेसिकली जो हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है AIIB, उसने सेकेंड लोन को जो है वो अप्रूव किया है, जो कि $750 million का होगा, जो कि बेसिकली जो प्रोवाइड किया गया है वो COVID-19 CRF के तौर पे किया गया है। COVID-19 CRF कहने का मतलब क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी, जिसके तहत इंडिया को ये अप्रूवल मिला है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अप्रूव्ड ए सेकेंड लोन ऑफ $750 million टू इंडिया अंडर द बैंक्स $10 billion COVID-19 crisis recovery facility. Till now, India has received $1.25 billion under the COVID-19 CRF. बेसिकली ये दूसरा फंड है। इससे पहले जो है इंडिया को AIIB के द्वारा जो है वो $1.25 billion ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। दिस लोन इज को फाइनेंस्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू असिस्ट इंडिया टू फाइट अगेंस्ट COVID-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पुअर। बेसिकली ये जो लोन प्रोवाइड किया गया है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इंडिया को प्रोवाइड किया गया है COVID-19 से लड़ने के लिए, साथ ही साथ जो पुअर, जो हमारे गरीब हैं, उनके ऊपर जो असर पड़ा है उसको सही करने के लिए। द लोन एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज इकोनॉमिक एड फॉर बिजनेस, एक्सपेंड सोशल सेफ्टी नेट्स फॉर द नीडी एंड द हेल्थ केयर सिस्टम। बेसिकली इस लोन का एक और एम है कि इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन को एक मजबूती प्रदान की जाए, उसके सोशल सेफ्टी को एक्सपेंड किया जाए और जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। हम बात कर लेते हैं AIIB की। तो इसका हेड क्वार्टर जो है बीजिंग चाइना, और प्रेसिडेंट जो हैं वो जिन लिक्विन साहब हैं। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि उसको जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। चलिए हम चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर जो है वो हमारा क्या है उसको देखते हैं। HDFC Ergo and tech firm Tropogo jointly launched India's first pay as you fly insurance for drones. बेसिकली जो है HDFC Ergo and Tropogo ने एक आपस में साझेदारी करके जो है एक
एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है फर्स्ट पे एज यू फ्लाई, जो कि बेसिकली ड्रोन्स के लिए एक इंश्योरेंस को लेकर आया है। बेसिकली मैं अगर इसकी बात कर लूँ तो ड्रोन ऑनर जो हैं इंडिया के, उनके लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए HDFC एर्गो और ट्रोपोगो ने आपस में हाथ मिलाया है। Members of this policy can claim an insurance cover of up to rupees 10 lakhs on Tropogo mobile app, and they can opt for 4 hours, 1 day or a 1 month cover to insure themselves against third party liabilities। बेसिकली इस पॉलिसी के मेंबर जो हैं ट्रोपोगो मोबाइल ऐप से 10 लाख तक का बीमा कवर का दावा कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट थर्ड पार्टी लिएबिलिटी खुद को बीमा करने के लिए 4 घंटे, 1 दिन या 1 महीने का कवर भी चूज कर सकते हैं। आपको बता दूं HDFC एर्गो माफ़ कीजिएगा, HDFC एर्गो जो है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसके MD एंड CEO जो है मिस्टर रितेश कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। जबकि ट्रोपोगो की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है साउथ ग्लैमॉर्गन UK में है और फाउंडर जो है वो सैनदीपन सेन जी हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर जो है वो आ रहा है इन्फोसिस से, जिसने क्लाइमेट प्लेस के लिए अमेजन और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के साथ पार्टनरशिप की है। और ये पार्टनरशिप जो की गई है उसका जो मेन मकसद है वो नेट जीरो कार्बन इमिशन का है। Infosys partnered with Amazon and Global Optimism and signed the Climate Place, an initiative by Jeff Bezos, founder of Amazon, and Christina Figueres, founder of Global Optimism and former United Nations climate chief, to become net zero carbon by 2040, 10 years ahead of the Paris Agreement। तो बेसिकली जो पेरिस एग्रीमेंट हमारा हुआ था 2030, उससे 10 साल आगे 2040 के लिए जो है इन्फोसिस ने पार्टनरशिप की है अमेजन और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के साथ। इसके लिए नेट जीरो कार्बन के लिए बेसिकली ये जो हमारा पार्टनरशिप हुआ है वो अमेजन के फाउंडर जो हैं जेफ बेजोस उनके साथ और क्रिस्टीना फिगर्स जो कि ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के फाउंडर उनके साथ किया गया है। MD और CEO जो हैं वो इन्फोसिस के वो हैं साहिल पारेख, फाउंडर और CEO जो हैं वो अमेजोन के वो जेफ बेजोस हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। Indian startups Staylabs and Just Money are a part of the World Economic Forum's list of technology pioneers of 2020। इंडिया की 2 कंपनियां हैं स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है स्टेलैब्स एंड जस्ट मनी। इसको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायोनियर 2020 में शामिल किया गया है। Basically, more than 25 industries in the list are led by females, which is twice the industry average। Basically, इसमें 25 इंडस्ट्री से ज़्यादा इस लिस्ट में जो है वो इंडस्ट्री को शामिल किया गया है, जो कि फीमेल के द्वारा जो है वो लीड किया जा रहा है, जो इंडस्ट्री एवरेज का लगभग 2 गुना है। हम बात कर लेते हैं WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इसके फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कार्लोस कैब साहब हैं, प्रेसिडेंट बॉर्ज ब्रेंडे, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेस्ट मनी के फाउंडर जो हैं लिजी चैपमैन, प्रिया शर्मा एंड आशीष अंथारमन, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका। हम बात कर लेते हैं स्टेलैब्स की। तो स्टेलैब्स के CEO जो हैं वो रंजीत मुकुंदन जी हैं और हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर कर्नाटका में है। तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा,
बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की दो स्टार्टअप कंपनी है, उसका नाम क्या है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिस्ट में टेक्नोलॉजी पायोनियर ऑफ 2000 के लिस्ट में उनको शामिल किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो उसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्टेल एप्स एंड जस्ट मनी। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर जो है वो है बीसीसीआई से, जहां पे डीके जैन को ऑम्बुड्समैन के लिए एक्सटेंशन मिला है एज ए एथिक्स ऑफिसर। तो यहाँ से आपका जो पॉइंट बनता है वो ये कि डीके जैन साहब जो जो जिनको जो है बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और ऑम्बुड्समैन लोकापाल के लिए जो है वो चुना गया है। द टेन्योर ऑफ द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज डीके जैन एज द एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बुड्समैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया got a 1 year extension in June 2020 due to the current COVID-19 situation. He was the first ever ombudsman of BCCI appointed by the Supreme Court in February 2019. I think ये आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि एक साल के लिए जो है डीके साहब को, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, उनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है। अपॉइंटमेंट नहीं, वास्तव में उनका जो है इस वर्क के लिए, इस पोस्ट के लिए एक्सटेंशन किया गया है, जो कि बीसीसीआई के द्वारा किया गया है। ये जो बेसिकली एक्सटेंशन हुआ है वो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के चलते, जो कि 2000 में अभी बरकरार है, इसके चलते उनका एक्सटेंशन हुआ है। किस पोस्ट पे एक्सटेंशन हुआ है, तो लोकापाल और जो हमारा नीति जो एथिक्स ऑफिसर, यूँ कह लें कि एथिक्स ऑफिसर के पोस्ट के तौर पे उनका एक्सटेंशन हुआ है। की पॉइंट्स की बात कर लें तो ही वॉज अपॉइंटेड एज ही टूक एडिशनल चेंजेस एज द एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई, ये क्लियर है। हिज टेन्योर एज द एथिक्स ऑफिसर एंड Ombudsman of BCCI ended on 29th February 2020 and he resumed office after the renewal of his contract in June 2020. बेसिकली इनका टेन्योर जो है वो फरवरी 2020 में ख़त्म हो गया था, बट इसको एक्सटेंड किया गया है जून 2020 से एक साल के लिए। इन्होंने जो केसेस हैंडल की हैं उनमें पहला जो है वो सस्पेंशन ऑफ केएल राहुल एंड हार्दिक पांड्या फॉर देयर इनएप्रोप्रिएट कमेंट इन टॉक शो। बेसिकली जो हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के बीच एक कहा सुनी हुई थी, उसके रिगार्डिंग इन्होंने जो है एक सस्पेंशन वाले केस को डील किया था। He also handled the conflict of interest between सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण और सौरभ गांगुली। तो इस केस से भी बेसिकली ये जुड़े हुए थे। बात कर लेते हैं बीसीसीआई की, तो इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो सौरभ गांगुली हैं और हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। आपको ये कैसा लग रहा है ये शो, ये सेशन, आप ज़रूर से कमेंट करके हमें बताएं। इंडियन रेलवे इंस्टॉल्स ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एट नागपुर स्टेशन। बेसिकली इंडियन रेलवे ने एक ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मशीन को जो है वो इंस्टॉल किया है, जो इंडियन रेलवे में पहली बार इसको इंस्टॉल किया गया है। और जो इंस्टॉल किया गया है वो कहाँ किया गया है, नागपुर स्टेशन पे। इंडियन रेलवे सेंट्रल रेलवे जोन हैज इंस्टॉल्ड ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, जिसका नाम है आत्मा मशीन को जो है वो इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे, तो नागपुर स्टेशन पे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आत्मा जो एक मशीन है जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आंसर जो होगा वो होगा, आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ये जो मशीन है इसको जो इंट्रोड्यूस किया है वो स्टेशन जो है वो बेसिकली जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो स्टेशन जो है वो हमारा नागपुर स्टेशन है। द मशीन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द स्टेशन अंडर द न्यू इनोवेटिव non-fair revenue ideas scheme policy to prevent transmission of COVID-19. बेसिकली
इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया है स्टेशन पे, वो जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो बेसिकली न्यू इनोवेटिव नन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम के तहत किया गया है, जहाँ पे इसको जो प्रिवेंट किया जाएगा वो कोविड-19 ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो है उससे प्रिवेंशन के लिए इसको किया जाएगा। दिस इज एन इनोवेटिव अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय नागर सेंट्रल रेलवे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। तो ये पॉइंट आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि अभी आत्मा मशीन जो है वो इंस्टॉल किया गया है। किस लिए किया गया है? आंसर जो होगा वो बेसिकली प्रिवेंशन को ट्रांसमिशन कोविड-19 ट्रांसमिशन के प्रिवेंशन के लिए इसको इंस्टॉल किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। कहाँ किया गया है? नागपुर स्टेशन पे किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। हम बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे की। तो इसके जो चेयरमैन है वो वी.के. यादव हैं, और आपको पता है इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन रेलवे मिनिस्टर, वो पीयूष गोयल हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। आगे का खबर देखते हैं कि है क्या। 4th एशियन यूथ पारा गेम्स टू बी हेल्ड इन बहरीन इन दिसंबर 2021। जो हमारा 4th एशियन यूथ पारा ओलंपिक गेम्स था उसको दिसंबर 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि बहरीन में होगा। The Asian Paralympic Committee announced that the 4th Asian Youth Para Games will take place in Bahrain from December 1 to 10, 2021। 2021 में दिसंबर 1 से 10 के बीच 4th एशियन यूथ पारा गेम्स को है जो है वो ऑर्गेनाइज बहरीन में किया जाएगा। ऐसा ये जो खबर है ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है एशियन पारा ओलंपिक कमेटी का। द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद द नेशनल पारालंपिक कमेटी ऑफ बहरीन विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइज करेगी वो बेसिकली नेशनल पारालंपिक कमेटी और बहरीन के लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बहरीन विल होस्ट ए बिग पारा स्पोर्ट इवेंट। ये पहली दफ़ा है जब बहरीन में इस तरह के पारा ओलंपिक गेम्स को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हम बात कर लेते हैं एशियन पैरालंपिक कमेटी की। तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो दुबई यूएई में है। प्रेसिडेंट माजिद राशिद यूएई के ही हैं। और अगर बात कर ली जाए बहरीन पैरालंपिक कमेटी की, तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो शेख मोहम्मद बिन दौजी अल खलीफा जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। फॉर्मर गोवा दमन एंड दीव मिनिस्टर अच्युत काशीनाथ सैनी युष्गांवकर पास्ट अवे एट 92। फॉर्मर गोवा दमन एंड दीव कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम है अच्युत काशीनाथ सैनी, उनका जो है देहांत हो गया है। बेसिकली वो जो है फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे। तो आपसे केवल ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि अच्युत काशीनाथ सैनी इनका जो रिलेशन था वो कौन से क्षेत्र से था? तो आंसर जो होगा वो पॉलिटिक्स। ये जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर के पोस्ट पर रह चुके थे। बात कर लेते हैं गोवा के स्टैटिक फैक्ट्स की। तो कैपिटल जो है पणजी, प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ रुक करते हैं। अगला खबर क्या है? एपी फर्स्ट इंडियन स्टेट प्रेजेंटेड इट्स बजट एमिड कोविड-19। ₹2.24 लाख करोड़ बजट पब्लिसाइज्ड बाय बगना राजेंद्र नाथ फॉर फिनेंशियल ईयर 21। एपी आंध्र प्रदेश जो है पहला इंडियन स्टेट है जो कि इस कोविड-19 के पैंडेमिक के बीच अपने 2021 के बजट को पब्लिसाइज किया है। पब्लिकली इसको जो है वो पेश किया गया है, जो ₹2.24 लाख करोड़ का बजट है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश बगना राजेंद्र नाथ प्रेजेंटेड द एपी स्टेट बजट फॉर ₹2.24 लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। बेसिकली 2020-21 के लिए इस पैंडेमिक के बीच वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने
2.24 lakhs 2.24 करोड़ लाख करोड़ का जो है एक बजट पेश किया है। ऐसा करने वाला ये पहला इंडियन स्टेट है। विद दिस एपी बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कन्वीन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल विच विल अडॉप्ट ए बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। ये आपका क्लियर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, AP government Vishwabhushan Harichandan addresses the assembly through video conference, which is also another first of the for the country. इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, उन्होंने असेंबली को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एड्रेस किया। ये भी जो है वो पूरे इंडिया में करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। ए रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ ₹1.61 लाख करोड़ प्रोजेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, वाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड एट ₹1,80,392.65 करोड़। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको मैंने जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने डिस्कस कर लिया। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के। तो चीफ मिनिस्टर जो हैं यहाँ के वो YS जगनमोहन रेड्डी साहब हैं। कैपिटल जो है वो अमरावती है। आगे जो है हम बात कर लेते हैं अपने इस सेशन के बारे में। तो हमारा ये सेशन हर रोज़ाना आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि यहाँ पे जो हम जो भी हेडलाइन डिस्कस करते हैं बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि एक तो हम जो सोर्स यूज़ करते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि यहाँ जो भी हम हेडलाइन इंक्लूड करते हैं वो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ स्टैटिक को भी यहाँ डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के साथ हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसका सजेशन आप हमें जो है वो कमेंट के थ्रू दें। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए जो है करंट अफेयर्स सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। आज हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।